हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सीरीज का वीडियो लेक्चर नंबर 3। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इंडिया फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट। जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए तो हमारे फॉरेन ट्रेड की क्या कंडीशन थी, कितना हमारा एक्सपोर्ट था, क्या हमारा इंपोर्ट था, क्या एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करते थे, इन सभी चीजों के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट 3 पॉइंट से सिर्फ छोटे छोटे से ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज net exporter of primary products and importer of finished goods. At the time of independence, India net exporter थी किस चीज की, रॉ मटेरियल की या फिर प्राइमरी प्रोडक्ट्स की, एंड नेट इंपोर्टर थी फिनिश गुड्स की। देखो इसका रीजन बिल्कुल सिंपल सा है। वो सिंपल सा रीजन ये है, नो टैक्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। प्राइमरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने पे किसी भी टाइप का कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। साथ साथ फिनिश गुड्स को भी अगर आप इंपोर्ट करके ला रहे हो देन आपको किसी भी टाइप का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो फिनिश गुड्स या फिर इंपोर्ट कर रहे हो प्राइमरी प्रोडक्ट्स या फिर रॉ मटेरियल, देन यू हैव टू पे द हायर अमाउंट ऑफ टैक्सेस। तो ऑब्वियसली आप ये सब काम तो करोगे नहीं, क्या करोगे, ये अकॉर्डिंगली हम लोग नेट एक्सपोर्टर बन गए प्राइमरी प्रोडक्ट्स के एंड नेट इंपोर्टर बन गए किसके, फिनिश गुड्स के। साथ साथ सेकंड पॉइंट इज मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। देखो मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड का मतलब है कि हमारा जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड हुआ करता था उसका मेजॉरिटी पार्ट जो है वो ब्रिटेन के साथ था। मोर देन 50% ऑफ द ट्रेड जो था हमारा वो किसके साथ था, ब्रिटेन के साथ था, बिकॉज ऑफ पॉलिसीज ही ऐसी बनाई थी उन्होंने। अगर हम लोग किसी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करने की कोशिश करते हैं अदर देन ब्रिटेन, या फिर वो कंट्री जहां पर ब्रिटेन रूल नहीं कर रहा, या फिर एनी कंट्री ऑफ ब्रिटेन, तो ज्यादा टैक्सेस देने की जरूरत पड़ती थी और साथ साथ लाइसेंस ट्रेड परमिशन लेने में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आती थी। पॉइंट नंबर 3 इज सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश। एक अच्छी बात यह है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट या फिर जब हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल चल रहा था, हमारा फॉरेन ट्रेड सरप्लस में चलता था। अभी भी सरप्लस नहीं होता, अभी भी डेफिसिट चलता है। और सरप्लस ट्रेड होता है जब हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होता है किससे, इंपोर्ट से। मगर ये सरप्लस ट्रेड हमारे किसी फायदे का था नहीं। क्यों फायदे का नहीं था, इन 3 पॉइंट से या इन 2 पॉइंट से आपको पता चल जाएगा। कैसे, सरप्लस वाज ड्यू टू एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। सरप्लस तो था मगर प्राइमरी प्रोडक्ट्स की वजह से, क्योंकि हम लोग बहुत ह्यूज क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करते थे प्राइमरी प्रोडक्ट्स। देखो प्राइमरी प्रोडक्ट्स मतलब कि रॉ मटेरियल वगैरह को एक्सपोर्ट करने में कोई भी फायदा नहीं होता एज कंपेयर टू फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स में ज्यादा फायदा होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी गुड्स। सेकंड वन इज सरप्लस यूज फॉर, जो चलो कोई बात नहीं, प्राइमरी प्रोडक्ट से ही हमें सरप्लस हो रहा है, हो तो रहा है, उस सरप्लस को एटलीस्ट कंट्री के बेनिफिट के लिए लगना चाहिए था। मगर उस सरप्लस को ब्रिटिशर्स बेसिकली 2 जगह यूज करते थे। सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हुआ करते थे उनको सैलरीज पेड करने में, कोर्ट्स को चलाने में, पुलिस को पेड करने में, दैट मींस ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए सरप्लस को यूज करते थे। साथ साथ जो सरप्लस हो रहा था हमें इंटरनेशनल ट्रेड से, उसे यूज करा जाता था वॉर्स के लिए। तो जो भी ब्रिटेन वॉर लड़ रहा था रेस्ट ऑफ द कंट्रीज के साथ, तो वहां पर वॉर को फाइनेंस कराने के लिए जो पैसा आता था वो कहां से आता था, इंटरनेशनल ट्रेड से। तो जो सरप्लस मिल रहा था इंटरनेशनल ट्रेड से, उसे इंडिया के बेटरमेंट में लगाने की बजाय ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेशन में और वॉर्स में खर्च कर रहे थे, जिसकी वजह से इंडिया डेवलप नहीं हो पा रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, इन्वेस्टमेंट था नहीं और पॉवर्टी उससे और ज्यादा। अब हम लोग देखने वाले हैं अबाउट द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द पॉपुलेशन कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी पॉपुलेशन की डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज बर्थ रेट एंड डेथ रेट। देखो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही बहुत ज्यादा हाई थे। बर्थ रेट 48 पर 1000 था और डेथ रेट 40 पर 1000। देखो डेथ रेट और बर्थ रेट ज्यादा होने से पॉवर्टी और बैड हेल्थ इंडिकेट होती है। अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों की डेथ होगी दैट मींस हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, लोगों को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था। बर्थ रेट ज्यादा होने से
पॉवर्टी शो होती है। देखो जब ज्यादा बर्थ रेट होगा, ज्यादा बच्चे पैदा होंगे, तो इससे प्रॉब्लम क्या आती है, लोग अपने बच्चों को ज्यादा अच्छी हेल्थ प्रोवाइड नहीं करा पाते, उन पे ज्यादा एक्सपेंसेस हो नहीं पाते, अल्टीमेटली जिससे पॉवर्टी होती है बिकॉज ऑफ लोग अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पाते। नेक्स्ट वन इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है वो बच्चे जो अपना फर्स्ट बर्थडे केक भी नहीं काट पाते और उससे पहले उनकी डेथ हो जाती है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 218 पर 1000 था। दैट मींस हर 1000 बच्चे जो पैदा हुए हैं उनमें से 218 बच्चों की एक साल से पहले डेथ हो जाया करती थी, जो कि बहुत ज्यादा बेकार बात थी। एट प्रेजेंट अगर हम लोग अपना आईएमआर देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ 13 है, तो इसे और ज्यादा रिड्यूस करने की कोशिशें करी जा रही है ताकि इसे मिनिमम पे लाया जा सके। नेक्स्ट वन इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है एवरेज लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। शॉकिंगली एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ और सिर्फ 32 इयर्स थी। जस्ट थिंक अबाउट इट, 32 इयर्स। अगर आज की डेट में भी 32 इयर्स होती है एवरेज लाइफ, दैट मींस आप लोगों की आधी लाइफ खत्म हो चुकी है। मेरी तो आधी से भी ज्यादा हो गई होगी फिर। एट प्रेजेंट अगर हम लोग अपना लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी आज की डेट में 68 इयर्स है। नेक्स्ट वन इज लिटरेसी रेट। देखो लिटरेट का मतलब होता है वो पर्सन हु कैन रीड एंड राइट। अगर हम लोग लिटरेसी रेट देखें एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस तो सिर्फ और सिर्फ कितना था, 16%। अगर सिर्फ फीमेल का देखें तो इट वाज 7%। शॉकिंगली इससे हमें दिखता भी है कि भैया कैसे जेंडर बाइसनेस हो रही थी, फीमेल बहुत ज्यादा बैकवर्ड थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट हम छोटा सा टॉपिक है वो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। देखो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के अंदर है कि हमारी पॉपुलेशन में कैसे चेंजेस आए। 1921 से पहले हमारी पॉपुलेशन कंसिस्टेंट नहीं थी। एक सेंसस में पॉपुलेशन बढ़ गई, दूसरे सेंसस में पॉपुलेशन कम हो गई, तो ये बढ़ना घटना चल रहा था। इवन 1921 के जो सेंसस में हमने देखा उसमें भी पॉपुलेशन में डिक्लाइन हुआ था, मगर 1921 के बाद पॉपुलेशन कंसिस्टेंट राइज हुई है। चाहे थोड़ा ही राइज क्यों ना हुआ हो, मगर पॉपुलेशन में हमेशा राइज हुआ, कभी भी पॉपुलेशन में डिक्लाइन नहीं हुआ। इसलिए हम लोग 1921 को अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से भी जानते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लेता है कि किस ईयर को अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं, तो याद रखना। तो 1921 को हम लोग ग्रेट डिवाइड बोलते हैं बिकॉज ऑफ इसके बाद पॉपुलेशन कंसिस्टेंटली राइज ही करी है। कंसिस्टेंट राइज लेड टू एक्सेसिव बर्डन ऑफ मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट। देखो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी उन पे मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ेगा, सरकार के ऊपर बर्डन बढ़ जाता है। साथ साथ आफ्टर 1951 राइज इन पॉपुलेशन बिकेम एक्सप्लोसिव इन नेचर। 1951 के बाद देखो पॉपुलेशन तो 1921 के बाद कंसिस्टेंटली बढ़ती चालू हो गई, मगर स्लो रेट पे इंक्रीज होती, मगर 1951 के बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोसिवली बढ़ने लगी, बहुत ही ज्यादा तेजी से पॉपुलेशन बढ़ने लगी। अगर हम लोग आज की डेट में भी तो देखें अराउंड 130 टू 135 करोड़ हमारी पॉपुलेशन हो सकती है, जो कि बहुत ज्यादा अलार्मिंग है हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ज्यादा मेंटेनेंस खर्चे उन पे सरकार को या फिर गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे। देखने वाले हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए तो हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था। देखो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का यहां पर मतलब है लोग इकोनॉमी के किस सेक्टर में काम करते थे, प्राइमरी में, सेकेंडरी में या फिर टर्शियरी सेक्टर के अंदर। आइए तीनों पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज एग्रीकल्चर, द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर प्राइमरी सोर्स था किस चीज का, ऑक्यूपेशन का, बिकॉज ऑफ सिर्फ एग्रीकल्चर में ही अराउंड 72% लोग काम करते थे। शॉकिंगली इतनी ज्यादा पॉपुलेशन के काम करने के बाद भी प्राइमरी सेक्टर का मतलब कि एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ कितना था, 50%। दैट मींस वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा काम कर रही थी, मगर कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ कितना था, 50%। सेकंड पॉइंट इज इंडस्ट्री, इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट।
इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ 9% लोग काम करा करते थे, सिर्फ 9%। अगर हम लोग उसी टाइम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देखें, डेवलप्ड कंट्रीज देखें लाइक अमेरिका, वहां पर कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ऑफ इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा हाई हुआ करता था। थर्ड पॉइंट इज अनबैलेंस्ड ग्रोथ। देखो बैलेंस ग्रोथ का मतलब होता है जब तीनों सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तीनों इक्वली डेवलप कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड अनबैलेंस ग्रोथ का मतलब है जब तीनों सेक्टर इक्वली ग्रोथ नहीं करते। तो हमारी इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ थी वो कैसी थी? अनबैलेंस। कैसे अनबैलेंस थी? यहां पर ही देख लो। सबसे ज्यादा लोग काम कहां कर रहे हैं? प्राइमरी सेक्टर में, अराउंड 72.7। सेकंड नंबर पे आता है टर्शियरी सेक्टर 17.2 और सेकेंडरी थर्ड नंबर पे आता है सेकेंडरी जहां पर 10.1%। अगर हम लोग यही चीज कंपेयर करें फ्रॉम डेवलप्ड कंट्री तो वहां पर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में सबसे पहला टर्शियरी, देन सेकेंडरी, फिर प्राइमरी होता है। इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।